हेलो चैंपियंस, फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। तो पेपर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और पेपर 2 का डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और पेपर 2 में पहला ही सेक्शन था मोर देन वन, जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता और आईआईटी वालों का फेवरेट है यार, करना तो है ही। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, फिर से वही 4x1। लेकिन मैंने आपको पिछले पेपर में टेक्निक बताई थी, यहाँ मैं फिर आपको सिखाऊंगा एक यूनिक मेथड, एक स्पेशल मेथड, कैसे हम मोर देन वन को हैंडल कर सकते हैं। और मोर देन वन को हैंडल करे बिना रैंक नहीं आती। तो रैंक तो हमें लानी है, जेई में एक टॉप रैंक लाना है, आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम, आईआईटी का ड्रीम हमें ट्रू करना है। तो मोर देन वन के चैलेंज को हम क्रैक जरूर करेंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस साल पूछे गए थे मोर देन वन के। तो ये पहला क्वेश्चन मैकेनिक्स का था, एक सिंपल रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था। तो पहले हमें इसे सेटअप करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि यार कैसे इसको आईआईटी ने पूछा था। जरा देखो, ये कह रहा है कि वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल बीम वेट W एंड हिंज, यहां पर ये हिंज लगी हुई है तो हिंज रिएक्शंस आएंगी। द अदर एंड ऑफ रोप इज फिक्स्ड Q एट ए हाइट L अबाउट द ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा W, यहां पे एक वेट लगा दिया अल्फा W वेट। द रोप कैन सस्टेन ए मैक्सिमम टेंशन दे दी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, और हमें लेंथ क्या क्या, द रोप इज फिक्स्ड एट पॉइंट Q एट ए हाइट L, तो ये भी L ये भी L, तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो जरा पहले इसका सेटअप कर लेते हैं। देखो, दिस टेंशन इज T, यहां पे टेंशन T मान लो, राइट। दूसरा, हिंज रिएक्शंस कहीं पर भी दिखे, बेसिक फंडा होता है Rx Ry जरूर दिखाना चाहिए, ये पॉइंट नोट करो। जहां पर भी हिंज रिएक्शन हो, Rx Ry दो नोन फोर्सेस लगा दो। दिस वेट इज अल्फा W और सेंटर पे एक वेट आएगा W। क्लियर? और कोई फोर्स सोचो नहीं, थीटा। हम सिर्फ किस पे इंटरेस्टेड है? वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन रोड PQ। एक कहानी सुनी होगी अर्जुन वाली, बचपन में बहुत सुनाई जाती है, पर उसका बहुत डीप मीनिंग था। खास तौर से मुझे तो लगता है बहुत सारी स्टोरी जैसे फिजिक्स पढ़ने के लिए बनाई जाती हो। उसमें कहा था कि बाकी सब, अर्जुन ने कहा था मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है। तो जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिसको प्रॉब्लम समझ में आ गई, जिसको जेई में सिलेक्ट होना है, उसको यहां पर सिर्फ रॉड PQ दिखेगी, बाकी सब तो स्ट्रक्चर है, फोर्सेस दिख गए, बना लिए। तो जरा इक्वेशन सेटअप करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन सेटअप करें तो हमारी इक्वेशन जाएंगी T साइन थीटा प्लस RY। वाई डायरेक्शन को मैं पहले सेटअप कर रहा हूं, ठीक है। आई एम सेटिंग वाई डायरेक्शन फर्स्ट। हम वाई डायरेक्शन को पहले सेटअप करेंगे। T साइन थीटा प्लस RY विल बी इक्वल टू W प्लस अल्फा W, राइट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेटअप हो गई, T साइन थीटा प्लस RY इक्वल टू W प्लस अल्फा W। ठीक है, अगली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, T cos थीटा प्लस RX इज इक्वल टू 0। तो RX की वैल्यू माइनस T cos थीटा आ रही है, एक फोर्स की वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब RX की डायरेक्शन में जाएगा वो इनवर्ट होगा, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन तो यही होनी है। तो इन दोनों में से एक फोर्स तो निगेटिव होगा ही होगा, वो RX ही होगा। हिंज रिएक्शन थे, नॉन फोर्स थे, नॉन फोर्स को RX मान लेते हैं। जो माइनस साइन आता है उसकी डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। और T की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी गई? अगर हम देखें तो हमें कहा गया कि T की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2√2W है। तो T मैक्स लिख लेते हैं। तो जो डेटा दिया था उससे हमने फोर्स इक्वेशन सेटअप कर लिया, अभी टॉर्क इक्वेशन सेटअप करना बाकी है। वो हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमसे पूछवा रहा है, उसी हिसाब से। तो पहले हमने क्या करा कि जो सिचुएशन थी उसको एक फोर्स इक्वेशन में और डायग्राम बनाकर एक सेटअप तैयार कर लिया। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए क्या क्या कह रहा है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्सेस O डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। भैया कौन सी हिंज रिएक्शन? कह रहा है कि RY जो है अल्फा के इंडिपेंडेंट जाएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स OAT इज इक्वल टू 2 इज 0.5 फॉर अल्फा। तो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिएक्शन फोर्सेस निकलवा रहा है यार, ये तो पहले पार्ट में, ठीक है।
और देखना है कि क्या पता वो डिपेंड कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लेंगे। द टेंशन फोर्सेस इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड दो रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। तो अब ये हमारे सामने इक्वेशन सेटअप होगी। तो अब जरा हम एक काम करते हैं, आर वाई को अगर मुझे निकालना है तो यार क्यों ना पी पॉइंट के अबाउट टॉक ले लें। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। तो पी पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लग रहा है, तो क्यों ना पी पॉइंट को लिया जाए। तो मैं कहूंगा कि टाउ पी भैया, टाउ पी पॉइंट से टॉर्क होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लो यार, नेट टॉर्क जीरो होना है। बेसिक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम का फंडा है। तो ये सब छोटे छोटे फंडे एकदम क्लियर हो तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। और मैंने पी पॉइंट क्यों चूज करा, सोचो। फायदा हो रहा है कि यहां टेंशन और अल्फा डब्ल्यू दोनों का सफाया कर देगा, क्योंकि आर जीरो हो जा रहा है। सीधा आर वाई आर एक्स तो भैया ये पास हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो पी पॉइंट से टॉर्क लूंगा तो मेरी इक्वेशन आ गई W इंटू एल बाई टू, और इस डायरेक्शन के टॉर्क को मैंने पॉजिटिव लिख लिया ऐसे, तो आर वाई वाला टॉर्क अपोजिट जा रहा है। तो माइनस आर वाई इंटू एल इज इक्वल टू जीरो। तो आर वाई की वैल्यू आ गई W बाई टू। इररेस्पेक्ट, अगर इक्विलिब्रियम है तो आर वाई जो कि हमने वर्टिकल कंपोनेंट डिफाइन किया था वो इररेस्पेक्टिव आ गया। तो ये कह रहा है कि भैया ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही निकल आई। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करने लगा, कह रहा कि भैया ये W के बराबर है, अल्फा को 0.5 ले लें। अच्छा जी, कैसे, चेक कर लेते हैं। और अल्फा पॉइंट के लिए टेंशन भी कैलकुलेट करा रहा है, दो बातें एक साथ चेक हो जाएंगी। तो अल्फा को बाद में हम 0.5 ले लेंगे। तो जरा इन दोनों बातों का सच्चाई देख लेते हैं। तो आर वाई मेरे पास आ चुका है W बाई टू। तो यहां से इस इक्वेशन में आर वाई को पुट कर देता हूं, और थीटा मेरे पास कितना, ये लेंथ L और ये लेंथ भी L, थीटा है 45। तो ये हो जाएगा T बाई रूट टू। T बाई रूट टू इज इक्वल टू W प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है, 0.5। जब हम चेकिंग कर रहे हैं वो अल्फा इज इक्वल टू 0.5 के लिए कर रहे हैं। तो W प्लस W बाई टू माइनस आर वाई खुद ही W बाई टू है। तो ये वैल्यू दो कट के W आ गया। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई W रूट टू। और अगर टेंशन की वैल्यू W रूट टू आ रही है तो इसको जरा यहां पुट कर दे, तो आर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ टी कॉस थीटा, और थीटा है 45। थीटा को 45 रखा और ये रखा तो आई माइनस W। ये माइनस साइन केवल डायरेक्शन के लिए, इसका मतलब है कि आर एक्स एक्चुअली इधर आ रहा है। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, इस तरह से सॉल्व होता है तो डायरेक्शन के लिए आता है। तो भैया जरा देखो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो सही आ गया, पर ये नहीं मैच करा, क्योंकि ये है 2W और हमारा कितना आया था W रूट टू। अब रह गया लास्ट पार्ट, द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। अच्छा, तो जरा इसको भी चेक करें। तो एक काम ये करते हैं, यहां पर जो T बाई रूट टू था, अगर मैं इसको अल्फा ही रहने दूं तो W प्लस अल्फा W माइनस W बाई टू हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट को हम फोकस कर रहे हैं। अल्फा को अल्फा ही रहने देते हैं और T मैक्स को रूट पुट कर देता हूं 2 रूट 2W। तो 2 रूट 2W भाई, T मैक्स कितना हमारा अलाउड है जिस पे रोप ब्रेक होगी, 2 रूट 2W पर पुट कर दिया बाई रूट 2। ये है W बाई टू प्लस अल्फा W। तो अल्फा W कितना आ जाएगा, 2W माइनस W बाई टू। तो 2 माइनस 1 बाई टू 3 बाई टू। तो यहां से अल्फा कितना आ गया 1.5। तो अल्फा की वो लिमिटिंग वैल्यू आ गई जिसपे मैंने टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू यूज की थी। तो अगर मुझे टेंशन को मैक्सिमम अलाउबल लिमिट बनाना है तो अल्फा को 1.5 होना चाहिए। और एक चीज और दिख रही है कि यहां पर ये अल्फा बढ़ाने पर, ये देखो इस साइड प्लस में है तो टेंशन सीधा सीधा बढ़ेगी।
तो ये वाला जो ऑप्शन मेरा कह रहा है कि द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा ग्रेटर देन 1.5, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो 3 आंसर हुए, तो चारों के चारों पार्ट सॉल्व करने पड़े। यही बस मोर देन 1 में होता है। ए बी सी गलत हुआ, डी सही हुआ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड u with a open end of stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency fs। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्टेशनरी पाइप है लेंथ L का और सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड u है। तो फर्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, द स्पीड ऑफ साउंड इज एयर इज v एंड f नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप। अब फिर से ये चीजें अलग अलग जो है आपसे सेटअप कराएगा। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन के लिए आपसे ये डिफरेंट चीजें पूछने वाला है। ये कहेगा कि भैया यू को इतना लो, एफ एस को इतना लो, ये सब लो। तो करना क्या है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा यही बना लेते हैं। एक छोटा सा एक ये हमने बनाया एक ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप, इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप दिया गया क्योंकि वन एंड क्लोज है। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह से सेटअप होती है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव डायग्राम हो गया। और क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ एन, एफ नोट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो वो एन एफ नोट होगा, जहां एन की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। सेकंड एफ नोट नहीं होता, सेकंड हार्मोनिक नहीं आता। फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल, फिर सीधा थर्ड, फिर फिफ्थ, 1, 3, 5, 7 ऑड हार्मोनिक आर फेवर्ड बाय दिस। अब for which of the following combination will sound reaching the pipe lead to resonance? ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? एक बचपन में एक बात सुनाई थी कि जो आर्मी सोल्जर होते हैं जब वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि मार्च बंद कर दो, अच्छा म्यूजिक बजाओ, वायलिन का वो पुराना होता तानसेन म्यूजिक बताता था तो ग्लास टूट जाता था। उसके लिए क्या कहते थे, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से मैच कर गई तो जो वाइब्रेशन होंगे वो लार्ज एम्पलीट्यूड के होंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेसिक थ्योरी यही है। तो इसका मतलब अगर इस पे पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इस तक पहुंचेगी, जो इसको वाइब्रेट कराएगी, अगर वो एफएन से मैच कर गई, यानी एफ नोट, 3 एफ नोट, 5 एफ नोट से, तो ही रेजोनेंस आएगा। अब यहां पर एक एफ एक्सटर्नल आ रहा होगा, उस एफ एक्सटर्नल को एफ एन से मैच करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। तो हमने इस कोड को ब्रेक करा। यही छोटे छोटे जो कोड ब्रेक होते हैं यही क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या ये एफ एक्सटर्नल एफ एस के बराबर होगा? भाई एफ एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं वायलिन बजा रहा हूं, सामने तुमने एक ग्लास रखा हुआ है, तो जो वायलिन की फ्रीक्वेंसी है वो एफ एस है ग्लास के लिए। तो अगर वो मैच कर गई ग्लास की फंडामेंटल से तो ग्लास टूट जाएगा। यहां क्या ग्लास टूटेगा? अरे ग्लास तो है ही नहीं, क्लोज ऑर्गन पाइप है, रेजोनेंस में साउंड प्रोड्यूस करेगा। कब करेगा? जब एफ एक्सटर्नल एफ एस नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए बताओ? उसके लिए जो एक्सटर्नल सोर्स था उसको रेस्ट पर होना चाहिए था। तो जेई ने बस एक छोटी सी ट्रिक लगवा दी, डॉपलर रोल लगवा दिया। यार उसको एक फार्मूले से ना मजा नहीं आता है, जेई वाले ना बड़े चालाक हैं। एक फार्मूलों से तो उनका पेट जो है, उनको जो है नींद ही ना आए, खाना ना हजम होगी। यार एक फार्मूले का क्वेश्चन पूछे ही ना, साउंड का क्वेश्चन पूछना है, ऑर्गन पाइप पूछना है, डेपलर पूछना है, चलो दोनों को बच लो। खिचड़ी बनाओ, रायता फैलाओ, जितना ज्यादा रायता फैलाते हैं उतना जेई वालों को मजा आता है। तो भैया ठीक है, तो हम भी चैंपियन हैं या तुम भी चैंपियन हो, सब पढ़ा हुआ है, सब सॉल्व होगा यही ग्रेविटी क्लासेस में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफएस मान लेते हैं, ये यू। तो ये एफ एक्सटर्नल और एफ एस इक्वल कब होते? कब इक्वल होते बताओ? ये तभी इक्वल होते जब ये यू 0 होता। पर यहां लगेगा डॉपलर भाई साहब का फार्मूला। डॉपलर भाई साहब बड़ा अच्छा काम करके बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। अगर कोई सोर्स मूव कर रहा था तो सीधा सीधा फार्मूला दे दिया। तो यहां पर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन V माइनस यूएस। यूएस इज यू इसी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है, तो यू यहां पे माइनस हो जाएगा इंटू एफ नोट, सॉरी एफ एस। ठीक है, अब यहां पर इक्वेशन सेटअप हो गई 2-2। तो
इक्वेशन सेटअप, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आईआईटी वाले क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में था पेपर 1 हमने ऐसे सॉल्व किया था, देख लो सारे मॉडल एक इक्वेशन सेटअप करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। तो इक्वेशन हमने सेटअप कर ली, अब तो बस वैल्यूज डालनी है। तो कह रहा है कि भैया अगर u की वैल्यू 0.8v हो और fs को मैं f0 लूं तो ले लो भैया, मना कौन करता है तुम्हें। u को लो 0.8v तो v अपॉन 0.2v बचेगा नीचे, और fs को डाल दो f0 तो f एक्सटर्नल कितना आएगा, v से v 1/0.2 5f0। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, कर रहा है भाई, कर गया, मैच कर गया, मैच कर गया, मैच कर गया। तो इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। तो दूसरे वाला तो अपने आप गलत हो गया। अच्छा नहीं, दूसरे में कह रहा है कि एफएस को दूसरा अलग है भैया, एफएस को 2f0, तो एफएस को अगर मैं यहाँ 2f0 कर देता तो f एक्सटर्नल कितना हो जाता है इस बार 10f0। चेक कर लें, यहाँ 10f0 मैच ही नहीं कर सकता क्योंकि f एक्सटर्नल में तो 1 3 5 7 9 11, तो नहीं ये नहीं करा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरे पे, 0.8v, चलो अच्छा v नहीं वेरी करा रहा है, कह रहा है कि ये इस बार f0/2 रख दो, तो f0/2 रख देता तो ये 2.5 आ जाता, नहीं होगा। अब कह रहा है कि 1.5 f0 रख दो तो ये तब f एक्सटर्नल कितना आता 5, 1/2 तो 5 हो ही चुका है, इंटू f0 की जगह रख दो 3/2 f0, तो इस बार f एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आती 3f0। तो ये जो f एक्सटर्नल जो fs है वो यहां पर इसके लिए fs जो है यहां पर पहुंचते पहुंचते f एक्सटर्नल हो जा रही है, दोनों इक्वल नहीं थी। तो इस केस में जब ये fs 1.5 f0 होगा तो f एक्सटर्नल कितना होगा 3f0। तो 3f0 हमारा रेजोनेंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी भी रेजोनेंस करा देगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया बताओ, हमारा आंसर हो गया A एंड D, राइट। चलो अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्टिक्स यार दिमाग का भी ना थोड़ा एकदम मूव कर स्विंग होता है। मैकेनिक्स तुरंत जंप करना पड़ा, यही बस जो मैनेज कर ले जाए फुल सिलेबस को, ये भी एक चैलेंज होता है। मैकेनिक्स के बाद हमें जाना पड़ा मैकेनिकल वेव्स के बाद आना पड़ रहा है ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें दे दिया हमें प्रिज्म एंगल दिया उसने 60 डिग्री दे दिया, तो भैया दिया 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है कि N1 और N2 है, अलग अलग हो सकते हैं, आधा प्रिज्म एक का बना दिया दूसरा बना दिया। द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई ट्यूशन द इंसिडेंट लाइट रे विल हैव मिनिमम डेविएशन इफ N1 N2 इज इक्वल टू 1.5। ये थोड़ा यहाँ सेटअप कर लें, थीटा 60 कह रहा है, मिनिमम डेविएशन में जो रे होती है वो पैरेलल हो जाएगी ऐसे बेस के पैरेलल, और ये आइसोसेलेस प्रिज्म बना हुआ है तो ये इस लाइन पे यहां पर परपेंडिकुलर भी जाएगी ऐसे, यानी इस सरफेस पे अगर मैं यहां पर एक प्रिज्म की सरफेस S1 S2 देखूं तो उसको ये रे नॉर्मली क्रॉस कर रही होगी। फिर एक नॉर्मल हम यहां बना लेते हैं, तो ये एंगल आएगा R1, ये एंगल आएगा R2, और यहां से रे ऐसे बाहर निकलेगी, इस एंगल को हम कहेंगे E। और मिनिमम डेविएशन के केस में मुझे मालूम है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू थीटा, यही हमारा A भी है, A की आदत है, A लिख लेते हैं, A/2 यानी 30 डिग्री रहेगा। और पहले ये कहना चाह रहा है कि N1 और N2 को मुझे इक्वल करना है, तो अगर मुझे N1 N2 को इक्वल करना है और कितना करना है N कह रहा है इज इक्वल टू कह रहा है कि 3/2 ले लो, 1/1.5 का मतलब हो गया, ले लिया, क्या दिक्कत है। तो कह रहा है भैया हम तो वही करते हैं, सॉल्व करना होता है, यही एग्जामिनेशन अप्रोच है, जो डेटा दिया जाए ध्यान से पढ़ो, पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। तो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N हमने वी हैव टेकन इट एज 3/2। तो यहां पर इक्वेशन सेटअप करें, लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन सेटअप करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी। तो हमें पता है n sin i, इस i को मैं लिखता हूं I0, लेट i इज इक्वल टू I0 फॉर किस सिचुएशन के लिए I0 ले रहा हूं इसको,
फॉर मिनिमम डेविएशन जिसमें रे परपेंडिकुलर हो रही है विल बी इक्वल्स टू, ये Na लिखता हूं, Na यहां पर तो मीडियम Na है ना, इज इक्वल टू N1 साइन R यानी साइन A/2। अब ये N एयर कितना दिया हुआ है, बाहर तो एयर ही है देखें, तो प्रिज्म ठीक है, कुछ नहीं कहा गया तो बाहर का मीडियम हम एयर मान लेते हैं, ठीक है। तो बाहर का मीडियम अगर एयर लूंगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफॉल्ट क्या ले सकते हैं 1, तो साइन A/2, तो साइन I0 जिस पर ये मिनिमम डेविएशन हो रहा है और इस समय I0 इज इक्वल टू E भी होता है, ये भी हमें मालूम है कि जब मिनिमम डेविएशन होगा तो I0 और इस E की वैल्यू सेम होती है और R1 R2 की वैल्यू सेम A के बराबर होती है। और अभी N1 N2 को अलग नहीं करने को कह रहा है, पहले पार्ट में ध्यान से उसने कहा था कि जब ये दोनों N इज इक्वल टू 1.5 लोगे तो मिनिमम डेविएशन स्टेट है, तो वही मैं यूज कर रहा हूं। तो N1 की वैल्यू 3, N1 की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 3/4 सॉल्व हो गया। और एक चीज और यहां से आ गई, साइन E भी यही होगा, तो N2 साइन R2 यानी इज इक्वल टू साइन E इंटू Na, और अब वैल्यूज पुट कर देते हैं N2 साइन A/2, Na की वैल्यू 1 साइन E। तो ये हमने इक्वेशन सेटअप कर ली, किस केस के लिए, मिनिमम डेविएशन केस के लिए। अब इसने थोड़ा सा धोखा दिया, N2 इज इक्वल टू डेल्टा एन, डेल्टा एन बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा एंगल ऑफ इमरजेंसी इज E प्लस I प्लस। तो इसने क्या करा कि अब कह रहा है कि N2 को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बढ़ा दो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा E इज ग्रेटर देन डेल्टा एन, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, डेल्टा E लाई बिटवीन 2 and 3 millireadians if delta n equals to this। छोटे के लिए जब एरर एनालिसिस लगाना होता है तो हम ये चीज मेथड एरर एनालिसिस में सीख चुके हैं कि हम यहां पर इसको हम डेल्टा एन को हम dn मान सकते हैं और डेल्टा E को हम de एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर जब मैं N2 को N1 प्लस डेल्टा एन करने जा रहा हूं, या मैं ये कह लूं कि एक तरीके से N प्लस dn करने जा रहा हूं, मैं N2 को क्या करने जा रहा हूं N प्लस dn। तो जब मैं इसको N प्लस dn करूंगा तो क्या ये R2 की वैल्यू A/2 ही रहेगी या चेंज होगी। देखो ध्यान से समझना, I तो I0 एक फिक्स वैल्यू हो गई, चेंज नहीं कर रहे हो, तो R1 तो वही आना, यही रिफ्रैक्शन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने N1 की वैल्यू फिक्स रखी है, अभी भी N रखी है, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा। ये कैसा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। तो नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से तुम N1 dn को कुछ भी ले लो, राइट, ये रे तो ऐसे ही जाएगी। तो जब ये रे ऐसे ही जाएगी तो यानी कि इस रे का पाथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस रे का पाथ, ये बात ध्यान से समझना, इस रे का पाथ चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही जाएगी। तो यानी कि R2 की वैल्यू क्या रहेगी A/2 ही रहेगी। लेकिन जब तुम यहां से इस N2 को बदलोगे, देखो जब मैं इस N2 को बदलूंगा तो E सीधा सीधा इफेक्टेड होगा, बस यही फंडा था। अब N2 और E में एक डायरेक्ट एक रिलेशन है, तो छोटे से वेरिएशन के लिए क्या होगा, कैलकुलस का बेसिक फंडामेंटल है उसको समझ लो, और कांस्टेंट हमने फिक्स कर ही लिया, तो इसको हम E के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dN2/dE इंटू साइन 30, ये तो फिक्स है, और A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, इज इक्वल टू कॉस E, ठीक है। तो dN2 इज इक्वल टू, हमें तो बेसिकली DE देखना है, तो DE को देख लेते हैं, तो DE इज इक्वल टू dN2 साइन 30 डिवाइड बाई कॉस E, ये रिलेशन आ गया। अब
जैसे हम ये कहते हैं कि एक मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है कि ये कोई फंक्शन है, ये हम कहते हैं कि ये वैल्यू है y, या मान लो ये x1 है तो ये वैल्यू y1 है, तो ये वैल्यू x1 प्लस dx है, तो ये वैल्यू हम क्या लेंगे, दिस वैल्यू वी विल टेक y1 प्लस dy। तो ये रिलेशन जो हमारा आया है, ये e की वैल्यू एट e इज इक्वल टू ई नोट पर इसे सॉल्व करना है। हमें इसे किस पे सॉल्व करना है, e इज इक्वल टू ई नोट पर, इसी सिचुएशन पर। तो यानी ये जो अब e की वैल्यू है, ये कह रहा है कि जब तुम n2 की वैल्यू n प्लस dn करोगे तो e की वैल्यू में e नोट प्लस de का चेंज प्रोड्यूस होगा। सेम वैसे जैसे x1 y1 एक पॉइंट है, थोड़ा सा dx आगे गए तो ये वाला पॉइंट अब नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, y की नई वैल्यू क्या कहलाएगी, y1 प्लस dy। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व किस e के करस्पॉन्डिंग करना है, यही। और इनिशियली ई नोट की वैल्यू तो आई नोट के बराबर होती है, तो साइन ई नोट यही होगा। अगर साइन ई नोट 3/4 है तो कॉस ई नोट कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ई नोट। तो कॉस ई नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पर, कॉस ई नोट हो जाएगा 1 माइनस 9/16 यानी √7/4। तो मेरा डी ई कितना हो जाएगा, साइन 30 हो गया 1/2, 1/2 यहां रखेंगे और √7/4, तो 2/√7, क्योंकि √7/4 करो 4 ऊपर जाएगा, इंटू dn2। तो डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, ये तो आ गया यार, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन ग्रेटर देन, अच्छा डेल्टा ई की वैल्यू कह रहा है ग्रेटर देन डेल्टा एन होगी, देखें नहीं भैया 2/√7, √7 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, 3 से थोड़ा कम होगा, 2 से ज्यादा 3 से कम, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि डेल्टा ई लाई बिटवीन 2 and 3 मिली रेडियन इफ एन इज इक्वल टू दिस और इक्वल्स टू दिस। तो ये वाला पार्ट कैसे सोल्व होगा बताओ, करना कुछ भी नहीं है यार। अब तो इक्वेशन आई गई है, dn2 को हम, ये dn2 की वैल्यू मुझे डालनी है। dn2 क्या है, तो एक तरीके से ये डेल्टा ई है इज इक्वल टू 2/√7 इंटू डेल्टा एन है, और डेल्टा एन ई की तो मुझे वैल्यू लेनी है, डेल्टा एन की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है यहाँ पर 2.8 इंटू 10⁻³ इसको अगर मैं पुट करता हूं तो मेरा सी आंसर चेक कर लेना आ जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गए, ए बी सी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट। 3 क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप के, फाइनली देखो बहुत बेसिक अप्रोच लगाई, सोल्व हो गए। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन थे, आधा पढ़ाओ पार हो गया, 12 नंबर आ गए, 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे भैया। 12 मार्क्स फाइनली डिस्कस हो गए हैं। नेक्स्ट 12 मार्क्स का डिस्कशन जरा स्टार्ट किया जाए। डियर स्टूडेंट, जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, आधा हम सॉल्व कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी एस इज डिफाइंड एस। वैसे इस तरह का पॉइंटिंग वेक्टर होता है, वही उठाया है और कुछ नहीं किया इन्होंने। अब सिलेबस में नहीं है में वेव का, तो कह दिया फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा है। E क्रॉस B बाई म्यू नोट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, B इज मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द आर द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डायमेंशन से मैच कराना है। भैया डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ S, हमें इसमें क्रॉस की जरूरत नहीं, वैसे भी EM वेव में E और B के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है इतना। तो हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ E, और जरा B और म्यू नोट को एक साथ लिख लेता हूँ। अब इनको कुछ फोर्स की डायमेंशन में ले आते हैं, यहीं से सारी एनर्जी बन जाएंगी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो डायमेंशन ऑफ E को अगर मुझे फोर्स के टर्म में निकालना हो तो हमारा होता है F/Q, यानी फोर्स की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन। B का कोई फार्मूला याद करो आसान सा, चार्ज बार ज्यादा है। अरे इनफाइनाइट वायर का देख लो यार, क्या होता है B बाई म्यू नोट, रोशन निकल जाएगा। B का फार्मूला क्या होता है, म्यू नोट I बाई 2 पाई D, और डायमेंशन के हिसाब से 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो B बाई म्यू नोट की डायमेंशन क्या हो गई
आई बाई डी की डायमेंशन, और आई को क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टी डी यहां पे डिस्टेंस है। तो हो गया काम बच्चों, बस अब रखना है एस में सिर्फ वैल्यूज, तो यहीं पर अभी आंसर मैच होते चले जाएंगे। देखो एस की डायमेंशन क्या बन गई, एफ की डायमेंशन डिवाइड बाई क्यू की डायमेंशन इनटू बी बाई म्यू नोट की डायमेंशन मेरी क्या आई है, सिंपल सिंपल क्यू की डायमेंशन डिवाइड बाई टाइम की डायमेंशन और डी यानी डिस्टेंस की डायमेंशन। तो ये कट गया, तो ये फोर्स इंटू लेंथ इंटू टाइम, बिल्कुल, क्योंकि डी यहां पर क्या है, डिस्टेंस यानी लेंथ ही तो है एक तरीके से, एक लेंथ या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बाहर की एक पॉइंट से। तो बी आंसर आ गया। अब एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक काम करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क और वर्क की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होती है। तो एक इसमें फोर्स में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे हो जाएगा टी, और ये डी एल भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर, लेंथ डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स इंटू लेंथ हो जाएगी हमारी एनर्जी ई की डायमेंशन, एनर्जी ई या वर्क लिख लेता हूं, तो वर्क यानी एनर्जी, वर्क अपॉन टाइम पावर, वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन पावर की डायमेंशन होती है, तो पावर अपॉन बना एल स्क्वायर एरिया, ये सही है। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम नहीं बन पाया क्योंकि एफ ये पावर में कन्वर्ट हो गया, डब्ल्यू डिवाइड बाई टी ये कन्वर्ट हो गया पावर में। तो यहाँ को या तो यहाँ टाइम होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एल स्क्वायर है, ऊपर नीचे एल से कन्वर्ट करोगे तो भी टी रह जाएगा, तो ये तो नहीं आने वाला है, चार्ज तो एलिमिनेट ही हो गया था। तो दो डायमेंशन मैच कर गई, बी और डी, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक बस ये सोचना था, डायमेंशन वाले में इतने बड़े जो ये फैक्टर होते हैं डरा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। अगर हम सिंपल तरीके से भी चीजों को सोचते तो बहुत आसानी से हो जाता। अब जरा हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे ये क्या कह रहा है। रिमोट भाई छूट गया था हाथ से, स्लाइड कैसे चेंज करें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, अंडरगोज फ्यूजन, लेट डेल्टा इज इक्वल टू mn mp आर द मासेस ऑफ p q एंड n। ये डेल्टा यहां पे कुछ नहीं, इसको डरावना सा लग रहा है, मास लॉस लिख लो डेल्टा m। तो डेल्टा m ये क्या डिफाइन कर रहा है यहां पर, मास ऑफ n माइनस मास ऑफ p माइनस मास ऑफ q, यानी एक तरीके से मास ऑफ प्रोडक्ट इधर वाला हो गया, ये मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मास लॉस है इक्वेशन का, इट इज मास लॉस, राइट। ये vp वेलोसिटी है, vq वेलोसिटी है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, देन व्हिच ऑफ द दिस इज ट्रू। ये कुछ नहीं, आइंस्टाइन फार्मूला लगा रहा है भैया, डेल्टा mc स्क्वायर। तो हमें पता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन की जो q वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा mc स्क्वायर। दिस q वैल्यू इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी EP प्लस EQ इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर, बेसिक थ्योरी ऑफ अल्फा डीके। तो सिंपल इसी पे पूरा चलता है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, EP और EQ बहुत आसान है, ये न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ है किसमें, P और Q में, इनका मोमेंटम मान लो y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या स्मॉल y से रिप्रेजेंट, चलो स्मॉल p से कर लेते हैं, ऐसे रो से, रो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो सेम ही होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक मोमेंटम p से इधर जाएगा रो से, दूसरा मोमेंटम रो से इधर जाएगा। जरा p में यार p दे दिया था, दो p कंफ्यूज करते तो रो यूज कर लिया। तो हमें पता है कि इनकी और ये जो एनर्जी है EP इज टू EQ रो स्क्वायर बाई 2mp इज टू रो स्क्वायर बाई 2mq, यानी mq इज टू mp, मास के अपोजिट रेशो में। ये तो मास के अपोजिट रेशो में जाएगी, तो ये आंसर नहीं सही होगा। अगर यहां पर ये mq दे देता
तो आंसर सही हो जाता। ठीक है, तो ये आंसर नहीं सही होगा। हाँ, मोमेंटम सेम है, तो MPVP इज इक्वल टू MQVQ इज इक्वल टू मोमेंटम रो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ P एंड एज वेल एज Q इज 2 म्यू डेल्टा, वेयर म्यू इज दिस। देखते हैं भैया, मोमेंटम होना तो सेम है, तो इतनी बात तो सही है, यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब देखो बहुत आसान है भाई, टोटल एनर्जी डेल्टा MC स्क्वायर है, इन दोनों का सम यानी रो स्क्वायर बाई 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 बाई MP, इसी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं वैल्यू, प्लस 1 बाई MQ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर होगा। तो ये बनेगा MQ प्लस MP अपॉन MP MQ। इसको ये कह रहा है म्यू ले लो, तो यहां पर ये 1 बाई म्यू बनेगा, तो रो स्क्वायर बाई 2 म्यू इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। तो बिल्कुल सही, आ गया आंसर। थोड़ा सा बस बेसिक अल्फा डीके की, अगर तुम एससी वर्मा उठाओ या कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अल्फा डीके किए जाते हैं, तो सेम इक्वेशन, दिस इज नथिंग, अल्फा डीके का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको हर नोट्स कॉपी वगैरह हर जगह आपको करा मिलेगा। उसी को आईआईटी ने बस डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। कई बार आईआईटी पुराना माल लाता है, बस फ्लेवर नया कर देता है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो करंट ये ले रहा है, I1 का लूप ऐसे है, I2 का लूप अपोजिट है, और ऑप्शंस पूछाना चाह रहा है। अच्छा, एक वायर का फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं? राइट हैंड रूल यूज करके अगर मैं बनाऊं तो कोई भी वायर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती हैं। मान लो ये वायर ऐसे है, तो अपने राइट हैंड का यूज करो, ऐसे कर्ल करो, देखो रॉकेट की तरह पहली लाइन बन गई, बी इंफिनिटी पे भेज दो, बाकी सारी लाइंस ऐसे बनती है। स्टैंडर्ड डायग्राम होता है ये बी का। और उस प्लेन की परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी कि अगर तुम यहां से बनाओगे किसी भी वायर की, तो फील्ड लाइन मान लो इसकी ऐसे निकलेगी, तो ऐसे इस प्लेन पे नॉर्मल इंसिडेंस होगी। इसको एक छोटा सा मैग्नेट मान लो, ठीक है। तो जब तुम इसको एक मैग्नेट की तरह देखोगे, एक चीज और तुम्हें बताता हूं विजुलाइज करने के लिए। मान लो मैं यहां पर एक मैग्नेट बना दूं, तो ये जो प्लेन है, ये जो लूप है, जैसे लूप का जो प्लेन था, ये जैसे इसमें दिखाया गया था कि एक लूप है एक्स वाई, तो ये जो मैग्नेट बनेगी, तो मान लो करंट ऐसे है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये करंट आई, ये एक्स ये वाई, तो मैग्नेट बनेगी ऐसे, जेड एक्सिस की तरफ जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये हो गया लाइन, ऐसे दिखाओगे तुम। और ये कौन सा प्लेन है? यहाँ ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन, इट इज एक्स वाई प्लेन, और ये इसकी इक्विटोरियल लाइन होगी, ये इसकी एक्सल लाइन होगी। तो इक्विटोरियल लाइन पे बी हमेशा कैसे रहता है? परपेंडिकुलर। अगर ये पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे हो तो इसका फार्मूला भी हमें पता है, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब हो जाता है फॉर लार्ज डिस्टेंस, ताकि जहां पर ये लूप एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह से बिहेव कर सके। और यहां पर ये इस एक्स वाई प्लेन पे हमेशा हर पॉइंट पे क्या रहेगा? ये इसकी इक्विटोरियल लाइन है, परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी एक्स वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई ओनली थ्रू द रेडियल डिस्टेंस आर। तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो यहां से आर की वैल्यू, डिस्टेंस आर कितनी होगी? अगर ये पॉइंट 0 0 और ये पॉइंट एक्स वाई है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। अगर ये पॉइंट थोड़ा पास भी होता है तो यहां पर ये एम नहीं होता, ऊपर भी एक टर्म आ जाती है, एक्स और वाई की टर्म में आती है, तो
तो उस केस में तो भी ये रेडियल डिस्टेंस r पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। यहां से हम एक अनुमान लगाकर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रोपोर्शनलिटी आएगी आएगी। हमने एक डाइपोल के रेडियल के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा हुआ है। Bxy इज नॉन जीरो एट पॉइंट r लेस देन r। ठीक है, इसको जरा चेक करें एक बार। तो दो आंसर हमारे करेक्ट हो चुके हैं, एक ये। अब हमें इन दोनों ऑप्शंस को चेक करना है कि Bxy इज नॉन जीरो एट पॉइंट r लेस देन r। तो ये r लेस देन r वाला पॉइंट जा कर रहा है, ये r लेस देन वाला r वाला पॉइंट कहीं इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, r लेस देन r कहां आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। तो अच्छा, B सेंटर पे देखते हैं। तो इसे वायर 1 कह लेता हूं, इसे वायर 2 कह लेता हूं। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नोट I1 बाई 2R। और I1 की वैल्यू कितनी लेनी है? कुछ मान लेते हैं I नोट है। और B2 म्यू नोट I2 बाई 4R। और I2 को अगर मैं जस्ट 2I1 से ग्रेटर रख दूं, लेट्स से 2.5 I नोट रख देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट 2I नोट रखूं तो ये इक्वल हो जाएगा। तो B2 की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन B1 होगी इफ I2 इज ग्रेटर देन 2I नोट। तो ये स्लाइटली ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर पे नेट भी ऐसे होगा। ठीक है, तो कुछ टाइम तक तो इसका फील्ड डोमिनेट करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगी, जब हम इसके बहुत पास पहुंच जाएंगे, जैसे अगर मैं यहां पे +4Q चार्ज रख दूं और +Q चार्ज रख दूं, अगर ये दोनों चार्ज +Q होते तो हम कहते हैं कि मिडिल में 0 होगा, लेकिन मैं जैसे मिडिल में नल पॉइंट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 4Q कर दूँ तो नल पॉइंट यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो Q का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 1/r² के हिसाब से। तो ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास जस्ट एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम लूप की बाउंड्री के पास I1 के पास पहुंचेंगे तो ये तो खैर I2 की वैल्यू तो फिक्स है, 3I नोट 4I नोट कुछ भी होगी, वहीं की वहीं रुकनी है ना। पर ये जब हम इसके पास पहुंचेंगे तो I1 डोमिनेट करेगा। अब B1 का जो B1 फील्ड है वो ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ इनर पॉइंट के लिए, और इसका फील्ड इनटू है। तो फिलहाल इनिशियली यहां पर फील्ड कैसे दिखाया मैंने? क्रॉस वाले एरो से, लेकिन जब मैं यहां पहुंचूंगा तो यहां डॉट वाला एरो बनेगा जरूर, और डायरेक्शन चेंज होगी तो बीच में एक बार नल वेक्टर जरूर आएगा। जैसे यहां पर फील्ड जब डायरेक्शन चेंज करता है तो हमें एक नल पॉइंट मिलता है, पहले 4Q का फील्ड डोमिनेट करेगा, फिर +Q का डोमिनेट करेगा, बीच में दोनों कहीं ना कहीं इक्वल जरूर होंगे। ये वाला फैक्टर थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा होगा और ये वाला फैक्टर बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। जैसे हम पहुंचेंगे तो ये डोमिनेट करेगा, तो ये गलत हो गया। नॉर्मली आउटवर्ड फॉर ऑल पॉइंट नहीं, नॉर्मली आउटवर्ड नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स पे। नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल इनवर्ड दोनों मिलेगा, डायरेक्शन चेंज है। तो 2 ही आंसर इसमें करेक्ट हुए, लेकिन चेक तो चारों करने पड़े। तो इस तरह के जो जेई के जितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें मोर देन वन में खास तौर से प्रॉपर्टी हमें क्या जल्दबाजी नहीं करनी होती, हमें सारे ऑप्शंस को सॉल्व करना होता है। अगर किसी ऑप्शन में आप 100% ट्रू ना हो पाए तो आप उसे छोड़ दें। मान लो पार्शियल करेक्ट होता, इसमें 2 ऑप्शन मेरे करेक्ट आते, इनको मैं लेके कंफ्यूज होता, मैं कुछ नहीं मार्क करता और मैं छोड़ देता, तो मुझे एक फायदा मिलता। मान लो ये 2 ऑप्शन सही होते और सी भी सही होता, तो पार्शियल मार्किंग में मुझे 2 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। मान लो सी सही होता तो ठीक है, मैं नहीं मार्क कर पाया, लेकिन मैंने 2 कॉन्फिडेंट थे, मैंने 2 पे मार्क करे, 2 को मैंने मार्क नहीं किया, और यही दोनों सही आंसर थे, तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाते। तो उन्हीं ऑप्शंस को हमें मार्क करना चाहिए। ये एक बहुत छोटा सा लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आप उन्हीं ऑप्शंस को मार्क करिए जिनको लेके आप कॉन्फिडेंट हो और जो आपने सॉल्व किए। अदरवाइज पार्शियल मार्किंग होगी और जितने ऑप्शन आपके करेक्ट आए, अगर उतने ही करेक्ट आंसर हुए, वो वाले इनकरेक्ट थे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कभी भी जल्दी में हड़बड़ी में कोई ऑप्शन जिसमें क्लैरिटी ना हो, उसको पार्शियल मार्किंग अगर हो तो कभी भी मार्क
मत करो। ये मल्टी जो करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करने का, स्कोरिंग का ये एक बेस्ट फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 1 जो मोर देन 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेक्शन 2 सॉल्व करेंगे। राइट, तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए विदा लेते हैं और अगला सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। आप भी नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। ये वीडियो पूरी हो गई, ये सेक्शन पूरा हो गया और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।